नमस्कार। मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे छुट्टियों से पहले, आज हम आगे शुरू करते हैं। हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है? जो एक नदी होती है, वो नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र, कुल क्षेत्र जो सिंचित होता है, जहाँ पर वो बहती हैं, उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आपको इस लेसन की PDF फाइल भेजी गई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन भेजे गए थे। तो उसमें क्वेश्चन था हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों के बारे में अंतर बताइए। तो वहीं से ये लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के अंदर क्या अंतर होता है, दोनों नदियों के अंदर, हिमालय वाली और प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर क्या अंतर है, वो आप लोगों को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सैकड़ों नदियाँ निकलती है हिमालय से, लेकिन भारत में जो बहने वाली जो नदियाँ हैं, मुख्य रूप से उनको 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या है? इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? देखिए, ये जो स्थान है, ये क्या है? तिब्बत का जो ये स्थान है, जहाँ पर कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश पर्वत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस जगह को कहते हैं, इस झील को कहते हैं चेमायुंगडुंग। नाम थोड़ा सा अजीब है, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग के उत्तरी छोर जिसका नाम है मानसरोवर झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम मानसरोवर झील कहते हैं, यहाँ से ये नदी निकलती है और उसके बाद भारत में किस तरह से, इस तरह से होती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। तो क्या है, भारत में जो एंट्री पॉइंट करती है, जहाँ पर ये एंट्री करती है, इस जगह को हम बोलते हैं दम चौक। इस जगह को हम लोग दम चौक के नाम से जानते हैं। और जहाँ से एग्जिट करती है, जिस जगह से, उसको हम बोलते हैं चिल्लास। क्या है? ये मानसरोवर झील से निकलती है, भारत के लद्दाख के अंदर प्रवेश करती है, और जिस जगह को प्रवेश करती है उस जगह का नाम है दम चौक। उधर से ये आगे बढ़ती हुई ऊपर जो ये ट्रांस हिमालय है, जो हमने हिमालय के बारे में जब हमने पढ़ा था, इस क्षेत्र को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये क्या है, यहाँ से प्रवेश करते हुए गॉर्ज का निर्माण करती, और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, उन दोनों के बीच से गुजरती है। जो ऊपर की जो पर्वत श्रेणी, इसको हम लद्दाख पर्वत श्रेणी कहते हैं, और जो नीचे की जो पर्वत श्रेणी है उसको हम जास्कर पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जास्कर और तिब्बत पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है। और यहाँ ऊपर जाकर जो कि POK का क्षेत्र शुरू हो जाता है, यहाँ पर नागा पर्वत या नंगा पर्वत जिसको हम कहते हैं, वहाँ से एकदम से दक्षिण में ये मुड़ती है, और दक्षिण में मुड़कर फिर ये POK होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। अगर इसकी भारत में लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई है, वो है 1114 किलोमीटर। और यदि एक्चुअल भारत में, जहाँ पर भारत का, क्योंकि ये POK से होकर भी गुजरती है, तो 709 किलोमीटर जो है वो भारत के वर्तमान भारत से होकर
गुजरती है। कुल इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, यदि हम इसके तंत्र के बारे में बात करें, नदी तंत्र के बारे में, तो ये लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करती है ये नदी। और इसके जो सहायक नदियां हैं उनके जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी अनेकों सहायक नदियां हैं। मुख्य रूप से हमने बाईं तरफ से जो कि भारत से होकर गुजरती हैं उनके बारे में पढ़ना है। दाईं तरफ से जो नदियां जो हैं भारत के अंदर से भी मिलती है, जैसे कि श्योक नदी है, गिलगिट नदी है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलती है, और जो श्योक नदी है वो सियाचिन से निकलती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सियाचिन का, सियाचिन ये वाला जो क्षेत्र है सियाचिन कहते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं श्योक नदी। गिलगिट बाल्टिस्तान से भी निकलती है एक नदी जिसको हम गिलगिट बोलते हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से काबुल नदी मिलती है, और भी बहुत सारी नदियाँ इसके अंदर मिलती हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ना है जो कि भारत से होकर गुजरती हैं वो नदियाँ। तो मुख्य रूप से इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं जिनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा था। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो इसकी सहायक नदी है वो है यहाँ इसी राज्य से, यूनियन टेरिटरी। तो क्या है, आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा शेषनाग झील। शेषनाग झील के पास एक झील है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से ये निकल कर दक्षिण में होकर वो वापस उत्तर की तरफ मुड़ती है, और यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। वुलर झील होते हुए ये इधर से गुजरकर पीओके बनाती हुई भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, क्या है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ठीक बीचों बीच ये नदी बहती है। एक तरफ भारत है और एक तरफ पाकिस्तान है। श्रीनगर जो है इसी नदी के ऊपर स्थित है। तो कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है ये नदी? ये है शेषनाग झील के समीप है वेरीनाग झील, वहाँ से निकलती है और वुलर झील होते हुए श्रीनगर होते हुए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर ये अपनी जो दूसरी नदी है जिसकी ये सहायक नदी है चिनाब, उसमें जाकर मिल जाती है। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अगली जो सहायक नदी है चिनाब, वहाँ से निकलती है। चिनाब क्या है, आप लोगों ने रोहतांग जो पास है, रोहतांग जो दर्रा है उसका नाम सुना होगा। तो रोहतांग जो दर्रा है उसके उत्तर से 2 नदियाँ, 2 जलधाराएं इस प्रकार से, ये मैप थोड़ा छोटा है, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार रोहतांग दर्रे के इस प्रकार से जो 2 जलधाराएं, 2 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। चंद्रा और एक का नाम है भागा। ये दोनों नदियां जो है हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं, और जहां पर इनका नाम चिनाब पड़ता है। ये दोनों नदियां आगे मिलकर इस प्रकार से पीओके होते हुए ऐसे पंजाब चली जाती हैं, जहां पर झेलम इसके अंदर आकर मिल जाती है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद वारी आती है रावी। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, झेलम, चिनाब और रावी। क्या है, ये भी यहीं से निकलती है।
रोहतांग ज़िले से ही, जो क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, रोहतांग पास के पश्चिम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी, जो कि आगे चलकर चिनाब के अंदर मिल जाती, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद बारी आती है ब्यास नदी की। ब्यास क्या है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, इधर से निकलती है ये नदी। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे का है, उसके दक्षिण में एक जगह है, उसका नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, यहाँ से ये नदी निकलती हुई इधर पंजाब तक जाती है, जहाँ पर आगे जो सतलुज नदी आती है उससे मिल जाती है। क्या है, ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है और इसी के किनारे पर है कुल्लू और मनाली। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुल्लू व मनाली। कुल्लू व मनाली जो शहर हैं इसी के किनारे पर बसे हुए हैं। आगे ये सिर्फ पंजाब तक जाती है। उसके बाद जो एक और नदी आती है जिसको हम लोग सतलुज बोलते हैं, उसके अंदर ये मिल जाती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, वो भी इसी जगह से निकलती है। इसका जो ये दक्षिणी बिंदु है जिसको हम राक्षस ताल या राक्षस ताल भी बोलते हैं, राक्षस ताल जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सतलुज बोलते हैं। ये नदी इस प्रकार से चलते हुए समानांतर सिंधु नदी के यहाँ उत्तराखंड के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई पंजाब में जाती है, जहाँ पर क्या है ये जो जगह, इसको हम बोलते हैं सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के बॉर्डर के पास ही है सिपकिला दर्रा। यहाँ से भारत के अंदर प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से, और सिपकिला दर्रा से भारत के अंदर प्रवेश करते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर 1476 किलोमीटर है। सतलुज की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 1476 किलोमीटर। और जो स्थान जहाँ पर ब्यास और सतलुज नदी मिलती है उसको हम बोलते हैं हरिके। आप लोगों ने नाम सुना होगा हरिके। हरिके इस स्थान पर, हरिके कपूरथला के पास है, हरिके नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर एक बैराज बनाया गया और वहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि यहीं से निकाली गई है। और उसके बाद जो है ये पांचों नदियां जो हैं पाकिस्तान के अंदर जाकर जिस स्थान पर सिंधु नदी के अंदर मिलती हैं, इस स्थान पर, इस स्थान को कहते हैं मिठान कोट। मिठान कोट जो है इस स्थान का नाम है। तो कुल मिलाकर इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, इसको सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। आप लोगों ने सिंधु जल विवाद या उसकी जो संधि है वो सुनी होगी, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। क्या है, जो झेलम और चिनाब है, जो सिंधु की जो सहायक नदियाँ, ऊपरी जो नदियाँ हैं, उनका 80% जो जल का प्रयोग जो है वो पाकिस्तान करता है और 20% भारत करता है। जबकि नीचे की जो नदियाँ हैं सतलुज और ब्यास, जो रावी जो नदियाँ हैं, उनका 80% भारत प्रयोग करेगा। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर। वैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों में सिंधु नदी सबसे लंबी है।
लेकिन तीनों नदी में जो भारत के अंदर जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी सबसे लंबी। भारत की गंगा नदी। और सबसे बड़ी नदी, बड़ी और लंबी का क्या अंतर है? एक तो होती है लंबाई के अंदर सबसे बड़ी, और एक होती है जिसके जो लंबाई के साथ साथ जिसमें जल की मात्रा भी अधिक हो। तो जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है अमेजोन। अमेजोन एक शॉपिंग साइट भी है, आप लोगों को पता है। तो अमेजोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो इसी प्रकार जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में लंबाई के हिसाब से सिंधु नदी बड़ी है, जबकि जल के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी जो है बड़ी है। लेकिन भारत में बहने वाली नदियों में गंगा नदी सबसे बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा। गंगा क्या है? अगर आप लोगों को दिख रहा हो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के, क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गोमुख। गोमुख आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। गोमुख क्या है? हिमनद है, हिमनदी है, बर्फ जमी रहती है। और गोमुख के अंदर एक स्थान है, गोमुख के अंदर भी एक स्थान है जिसका नाम बोलते हैं गंगोत्री। वहां से ये नदी निकलती गंगोत्री, लेकिन वहां पर इसका नाम है गंगा नहीं है, वहां पर इसका नाम है भागीरथी। गंगा के अनेकों नाम हैं। तो क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख के पास जो जगह है गंगोत्री, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका वहाँ पर लोकल नाम है भागीरथी। इसका गंगा नाम कब पड़ता है? इसका नाम पड़ता है जब क्या है, एक और नदी है उत्तराखंड से ही निकलती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो वहाँ एक जगह है सतोपंत। क्या है? इधर ये मैप छोटा मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर है यमुनोत्री, या आगे चलकर है गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के दाएं है इधर सीध में नहीं, ऊपर नीचे है, यहाँ पर है जगह सतोपंथ। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा के अंदर और भी जहाँ पर से क्या है, शुरुआत में जहाँ पर भागीरथी चलती है, इस प्रकार से जहाँ पर ये नदी मिलकर आगे बढ़ती हुई इस प्रकार से क्या है, तो जहाँ पर ये जो दो नदियाँ मिलती हैं, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। तो क्या है, अलकनंदा जो है पानी के हिसाब से भागीरथी से बड़ी है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से पहले अलकनंदा के अंदर और भी कई प्रकार की कई जो है सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि पिंडार नदी है और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं। आप लोगों ने प्रयाग का नाम सुना होगा, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, प्रयागराज, देवप्रयाग। तो ये सारे प्रयाग जो हैं वो अलकनंदा नदी के ऊपर ही स्थित हैं। तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस स्थान को हम बोलते हैं देव प्रयाग। इस प्रकार से दो नदियाँ आती हैं, एक तरफ से अलकनंदा और एक तरफ से भागीरथी। इसका नाम अलकनंदा, इसका नाम भागीरथी, और आगे जो ये नदी बनती है इसका नाम है गंगा और स्थान का नाम है देवप्रयाग। इससे पहले कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो हैं वो आ जाते हैं। केदारनाथ जो बद्रीनाथ जो है वो भागीरथी पर ही स्थित है, और
बद्रीनाथ जो है अलकनंदा पर और केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी पर स्थित है। बाद में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी भी मिलती हैं, बाद में पिंडार नदी भी मिलती है और आगे चलकर जब ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा कहलाती है। और यहाँ से चलने के बाद, उत्तराखंड से चलने के बाद क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर आती है ये नदी? हरिद्वार, आप लोगों ने पता है हरिद्वार। हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है और वहाँ से ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश में मिल जाते हैं, जहाँ पर ये फिर यहाँ हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और जहाँ पर ये जो डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जब ब्रह्मपुत्र नदी करेंगे तो बाद में इसको बताएंगे। तो यहाँ पर इसकी पूरी लंबाई जो है भारत के अंदर बांग्लादेश तक 2525 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई है झारखंड के अंदर, केवल 40 किलोमीटर के आसपास ही बहती है झारखंड में, फिर बांग्लादेश होते हुए पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश चले जाती है। और ये जो स्थान है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले, इस स्थान को बोलते हैं फरक्का। फरक्का से एक नहर निकाली गई जिसको बोलते हैं हुगली नदी। यहाँ एक नदी है छोटी सी, तो फरक्का नामक स्थान पर एक बांध बनाकर एक और नहर निकाल दी गई है जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी। काफ़ी गहरी नहर है, एवरेज उसकी गहराई है 32 मीटर, कहीं कहीं पर ये बहुत ज़्यादा गहरी है। यहाँ पर काफ़ी जल परिवहन में काम आती है और कलकत्ता भी इसी के किनारे पर स्थित है। तो बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। गंगा नदी की अनेकों सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई है लगभग 1350 या लगभग 1350 किलोमीटर के आसपास है। ये यमुनोत्री से, यहाँ उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर से निकलती है यमुनोत्री नामक स्थान से, और जो इधर बहती हुई हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती हुई, हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती हुई यहाँ प्रयागराज में, जिसको इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज में आकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो क्या है, इसकी दो प्रकार की सहायक नदियाँ, एक दाईं तरफ से मिलने वाली और एक बाईं तरफ से मिलने वाली। तो दाईं तरफ से यमुना जो है सबसे बड़ी है और बाईं तरफ से मिलने वाली नदी जो है सबसे बड़ी वो है घाघरा। दाईं तरफ से दो मुख्य नदियां जो है इसके अंदर मिलती हैं और इधर से 5। वैसे तो अनेकों नदियां मिलती हैं लेकिन मुख्य रूप से जो कि हम लोग पढ़ते हैं क्या है, सबसे पहले बाईं नदियों के तरफ क्या है, जैसे कि गोमती, घाघरा, गंडक और रामगंगा और कोसी। ये जो नदियां हैं ये इस प्रकार से हिमालय से निकलकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती। इस प्रकार से इधर से मिलने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो है घाघरा, क्योंकि घाघरा के अंदर भी, इसके अंदर और भी जो सहायक नदियां हैं वो आकर मिल जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सरयू नदी, अयोध्या जिसके किनारे पर है, तो सरयू नदी भी घाघरा की ही सहायक नदी है। बाद में घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है। और इधर दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के अंदर कौन सी है, यमुना और सोन नदी। सोन क्या है, दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती, एक तो यमुना और एक है सोन नदी। इनकी भी अनेकों सहायक नदियां हैं। जैसे यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, सिंध है, टांस या टॉन्स है,
सिंधु, छोटी सिंधु भी बोल देते हैं या सिंध भी बोल देते हैं या छोटी सिंधु या सिंध भी इसको बोल देते हैं। केन, अनेकों सहायक नदियां हैं। जो टोंस नदी है जल के हिसाब से, जब वो यमुना के अंदर मिलती है तो जल की मात्रा के हिसाब से यमुना से भी बड़ी नदी है ये, क्योंकि इसकी भी कई सहायक नदियां हैं। तो ये यमुना के अंदर आकर मिलती है, यमुना बाद में गंगा के अंदर जाकर मिलती है। और यह है सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। सोन नदी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अंदर जो रेत है, जो बालू है, वो सुनहरे रंग का है, जिसके कारण ये सोने के जैसी दिखती है। बाद में और भी नदियाँ जैसे कि मुनमुन नदी है, वो इसके बाद सोन नदी के बाद गंगा नदी के अंदर मिलती है। दाएं तरफ से 4-5 नदियाँ जो हैं वो मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही नदियाँ हैं, यमुना और सोन नदी। उसके बाद बात आती है फरक्का की। फरक्का से जो है वो नहर निकाली गई है, जिसका नाम है हुगली नदी निकाली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ये जो स्थान हम लोगों ने देखा था चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग के पूर्वी जो भाग है, चेमायुंगडुंग का जो पूर्वी भाग है, जिसको हम आंगसी, हम नहीं तिब्बती लोग बोलते हैं, आंगसी कहते हैं। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो। अभी इसका ब्रह्मपुत्र नाम नहीं है, ब्रह्मपुत्र तो केवल इसका नाम है असम में। क्या है? तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो। यहाँ पर इसकी तिब्बत के अंदर इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। तो तिब्बत के अंदर ये प्रवेश करती है और यहाँ से एकदम से मुड़ के असम के अंदर होते हुए बांग्लादेश में इसकी 2 धाराएं बन जाती हैं और इस प्रकार से मिल जाती है। तो क्या है, चेमायुंगडुंग के पूर्वी क्षेत्र से निकलती है, आंगसी नामक स्थान से निकलती है सांगपो नदी, सांगपो। बाद में ये फिर एकदम से क्या है, कंचनजंगा का नाम सुना होगा, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होते हुए ये जो लास्ट हिमालय की जो लास्ट पहाड़ी है, यहाँ से पहाड़ियाँ एकदम से मुड़ाव आ जाता है। तो यहाँ से मुड़कर एकदम से तीखा ढाल बनाती हुई, तीखा गोर्ज बनाती हुई, दिहांग गोर्ज बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पर भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, यहाँ पर इसका नाम है सांगपो, सॉरी सांगपो नहीं, सियांग नाम है। बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इसका नाम दिहांग पड़ जाता है, दिहांग। सियांग है, सियांग के बाद जब इसके अंदर एक और लोहित्य इस प्रकार का नाम है, जब वो नदी इसके अंदर मिल जाती है सियांग के अंदर, तो इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। मुख्य रूप से आप दिहांग ही याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये आसाम के अंदर प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। वहाँ के जो बोडो लोग हैं वो इसको एक अजीब ही नाम से पुकारते हैं, बोहुल भूतुर। इस प्रकार का एक नाम है जिसके नाम पर ही इसको बाद में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बोहुल भूतुर। बोडो जो लोग हैं वहाँ इसको अलग नाम से पुकारते हैं। असम के अंदर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आकर ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। इसकी औसत चौड़ाई जो है लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक है। सबसे ज़्यादा चौड़ी जो है वो 20 किलोमीटर और सबसे कम 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। काफ़ी चौड़ी नदी है। इसके अंदर काफ़ी टापू पाए जाते हैं। असम के अंदर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी टापू जो है, जिसको नदी जिला भी घोषित कर दिया गया भारत के अंदर, उसका नाम है माजुली।
शुरुआत में इसका जो क्षेत्र काफ़ी लगभग ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर का होता था, लेकिन आज इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 522 वर्ग किलोमीटर ही है। माजुली के अंदर जो स्थानीय लोग हैं उनको अपना घर खोने का काफ़ी डर है। उनकी जो ज़मीन है, उनके जो खेत हैं वो पानी के अंदर बह गए हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जो पानी का जब तेज़ बहाव होता है तो मिट्टी कट जाती है। मिट्टी कट कट के उस द्वीप का जो आकार है बहुत ही छोटा रह गया है, जिसके लिए सरकार ने पीछे क्या है लगभग 200 करोड़ का बजट जो है पारित किया था। उन्होंने क्या किया, मिट्टी के जो बोरे हैं जो वो भर भर के उसके किनारे पर लगा दिए ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन फिर भी भूमि कटाव जो है अभी भी जारी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वैसे दुनिया के हिसाब से जो हम लोगों ने ये गंगा नदी पढ़ी थी, इसके अंदर एक जो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव वो है डॉल्फिन। ये केवल भारत के अंदर ही पाई जाती है राष्ट्रीय जलीय जीव, और केवल गंगा नदी के अंदर ही। सिंधु के अंदर भी पाई जाती है लेकिन बहुत ही कम, ज़्यादातर ये गंगा नदी के अंदर ही पाई जाती है, और ये अब क्या है विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। तो ब्रह्मपुत्र असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के अंदर है माजुली द्वीप, और उसके बाद ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम पड़ जाता है जमुना। जमुना, इसकी दो धाराएं बन जाती हैं, एक का नाम है जमुना और एक को बोलते हैं मेघना। और मेघना बाद में नाम पड़ता है इसका। तो क्या है, जमुना कहते हैं उसको विशेष तौर पर, ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना पड़ जाता है। और इधर से जो गंगा नदी है जो हम पढ़ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए ये बांग्लादेश है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ गई, इधर से गंगा आ गई, यहाँ पर इसका नाम है गंगा, यहाँ पर इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम अब पड़ गई यहाँ पर क्या है पद्मा, और इसका नाम जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, तो इस नदी को हम बोलते हैं मेघना। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर बनाती हैं मेघना। ब्रह्मपुत्र और गंगा मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र का नाम ही है जमुना और गंगा का नाम है पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं मेघना। इधर गिरकर ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर जो बाघ है, जो बंगाल टाइगर है, वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाया जाता है, जो बंगाल टाइगर जो उसकी एक अलग ही प्रजाति है, वो यहीं पर पाई जाती है। और इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको PDF के द्वारा, PDF के रूप में आपके फ़ोन के अंदर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।